वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आजकल जो ये इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस अलग अलग विषयों पे। और आश्चर्य की बात यह है कि एक ही विषय पे, एक ही चैप्टर या सब्जेक्ट पे सैकड़ों लोगों के लेक्चर आ रहे हैं और सब में वेरिएशन है। मतलब ये समझ में नहीं आता कि किसका सही है किसका गलत है। तो मैं इसलिए आपको जागृत कर रहा हूं कि जो सच्चा वाला है, बढ़िया वाला, असली वाला, उसको हमको फिल्टर करना है। देखिए, ऑनलाइन इज़ ए वेरी गुड मीडियम, और ख़ास तौर से यूट्यूब ने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता है, यूट्यूब पे डाल सकता है, और दुनिया के दूसरे कोने वाला आदमी उसको जब चाहे उससे सीख सकता है। मगर दिक्कत ये है कि विषय एक ही है और डेफिनेशन अलग अलग लोग बताते हैं, बहुत सारा वेरिएशन है। और अल्टीमेटली जो छात्र है, जिस सीख रहा है, उसको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन मिल जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की जाए तो टाइम डायलेशन पढ़ाने वाले कम से कम सैकड़ों लोग हैं, और कोई आदमी ये नहीं क्लियर कर पाता, मतलब हमारे दिमाग में ये नहीं बिठा पाता कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। वो एक ट्रायंगल बना करके उसमें टी और टी ज़ीरो लिख करके, वी और सी लिख करके एक इक्वेशन डिराइव कर दिया जाता है कि टी इज इक्वल टू टी जीरो अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। ये समीकरण तो सब लोग सही सही डिराइव करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो फिजिक्स का, देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स में एक हाइजेनबर्ग हुए तो उन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मोटा मोटा मतलब ये था कि कोई पार्टिकल अगर है तो उसमें कुछ मोमेंटम है और उसकी एक लोकेशन है। एक लोकेशन पे उसका मोमेंटम एक है, दूसरे पे दूसरा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो हाइजेनबर्ग ने कॉन्सेप्ट ये दिया कि जब एक चीज़ को आप पकड़ते हैं तो दूसरी छूट जाती है। यानी कि अगर उसकी लोकेशन नापते हैं आप, तब तक पार्टिकल चेंज हो जाता है, मोमेंटम उसी लोकेशन का नहीं नाप पाता है, दूसरी लोकेशन का नापता है। या अगर मोमेंटम मापते हैं तो लोकेशन चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में एक चीज़ को पकड़ेंगे, दूसरी छूट जाएगी। तो ये जो फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं वो करते क्या हैं कि टाइम डायलेशन का इक्वेशन तो डिराइव करवा दिया बढ़िया बढ़िया सा, और आप उसको नकल करके एग्ज़ाम में पास भी हो गए। लेकिन ये बात दिमाग में नहीं बैठ पाती है कि आखिर में ये हो क्या रहा है कि राम और श्याम दोनों जुड़वा भाई हैं और उनकी उम्र अलग अलग हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। देखिए, आइंस्टीन के जो 2 पास्चुलेट्स थे, उसमें पहला पास्चुलेट ये था कि फिजिक्स के नियम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहते हैं। चलिए, तो कॉमन सेंस की बात है, ये समझ दिमाग में बैठ गई। दूसरा पास्चुलेट उनका ये था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एक मीडियम में सेम ही रहती है, चाहे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापी जाए। अब ये बात थोड़ी सी कॉमन सेंस के बियॉन्ड हो जाती है, और इसी की वजह से वो टाइम डायलेशन, क्योंकि देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा ये है कि एक आदमी खड़ा है, दूसरी गाड़ी चल रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी उसकी नापा। लेकिन अगर उसी आदमी की गाड़ी में एक लाइट की बीम लगी हुई है तो उसकी वेलोसिटी c प्लस उस आदमी की वेलोसिटी जुड़ जानी चाहिए, जुड़ती नहीं है, वो c ही रहती है। तो ये जो कॉमन सेंस का वायलेशन यहाँ पे हुआ, इसी की वजह से टाइम डायलेशन हुआ। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। दूसरा, देखिए ये इक्वेशन मैं भी डिराइव कर दूंगा और बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट समझिए।
यानी कि जैसे मान लीजिए एक आदमी ज़मीन पे खड़ा है और आसमान में एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, जिस हवाई जहाज़ की स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास है, कल्पना कर लीजिए। तो वहाँ पे हवाई जहाज़ जो आदमी जो वहाँ बैठा हुआ है अंदर ऑब्जर्वर, वो अगर कोई इवेंट नापता है, जैसे मान लीजिए कि वो एक समय नापता है, तो उसका समय जो 1 मिनट का होगा उसको हम T0 कहते हैं। और जो धरती पर से जो आदमी उस समय को नापेगा तो उसको T कहते हैं। और T = T0 अपन 1 माइनस √1 - v²/c² का मतलब ये हुआ कि T अक्सर करके T0 से ज़्यादा ही होगा। यानी कि पृथ्वी पे जो आदमी बैठा हुआ है उसके लिए समय ज़्यादा गुजरेगा, और जो स्पेसक्राफ्ट में या हवाई जहाज में उड़ रहा है उसके लिए समय कम गुजरेगा। ये बेसिक फंडामेंटल ये दिमाग में बिठाइए। बाकी इक्वेशन कैसे डिराइव करना है ये तो 2 मिनट की बात है, वो हम कर देंगे दूसरे लेक्चर में। उसी तरह से एक दूसरा जो इक्वेशन है E = mc² जो बड़ा फेमस है, उसको भी सैकड़ों लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए आइंस्टीन ने, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, ये जब दिमाग में बैठ जाएगी तो क्लासरूम वाला लेक्चर मैं अलग से समझाऊंगा तो आपके दिमाग में वो भी बैठ जाएगा। अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो E = mc² में E तो एनर्जी का सूचकांक है, एनर्जी है कैपिटल E, और C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो c² के रूप में यहाँ आ रही है। उसमें M क्या है, व्हाट इज M? M का मतलब तो मास ही होता है, लेकिन कौन सा मास ये बताएंगे, m0 है M है, ये कंफ्यूज करेंगे। देखिए M क्या है, देखिए क्या होता है कि आप इसके E = mc² के इम्प्लीकेशन को समझिए। देखिए एक एटम होता है यूरेनियम 235, वो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है। तो यूरेनियम में बेसिकली एक यूरेनियम 238 होता है और दूसरा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का परसेंटेज जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो 0.7% के आसपास होता है, और इसको यूरेनियम से अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजिंग से अलग करना पड़ता है। बहरहाल ये यूरेनियम 235 का जब फिशन होता है, फिशन एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें एक स्लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी का न्यूट्रॉन जब इसके न्यूक्लियस को जा कर के घुसता है उसमें, तो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस विखंडित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और उसमें 2 अलग अलग एटम निकल आते हैं। उन 2 एटम्स के अलावा कुछ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। वो न्यूट्रॉन कुछ तो न्यूट्रॉन होते हैं और कुछ गामा रे के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब देखिए यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियर मास है 235 है, और दूसरी तरफ जो 2 एटम निकले उनका जोड़ने पर करीब 233 आता है। इसके अलावा 1-2 न्यूट्रॉन बाहर भाग जाते हैं। तो ले देकर की स्थिति ये होती है कि ऑन एवरेज करीब 0.5 न्यूट्रॉन मापा गया कि 0.5 न्यूट्रॉन के बराबर मास जो है वो गायब हो जाता है। यूरेनियम 235 में से 0.5 मास गायब होता है, पूरा यूरेनियम 235 नहीं गायब हो रहा है। ये जो पढ़ाने वाले लोग हैं ये नहीं समझाएंगे। यूरेनियम 235 जब विखंडित हुआ फिशन के माध्यम से, तो उसमें 2 एटम निकले, उनका कुछ मास है, उसके बाद 1-2 न्यूट्रॉन निकले, उनका कुछ मास है। इन सबको जब जोड़ दीजिएगा तो 0.5 या 0.4 न्यूट्रॉन के वजन के बराबर, मास के बराबर चीज़ें गायब हो जाती हैं। वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो M एक बहुत छोटा सा मास है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है c² से, इसलिए एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बेसिक चीज़ है, इसको आप दिमाग में बिठाइए। फिर जब हम आपको दोनों चीज़ें समझाएंगे, टाइम डायलेशन और E = mc², तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वहाँ पे हम मैथमेटिक्स की भी चर्चा करेंगे, एनर्जी डिराइव करने की भी चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट की भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।